नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजन लाइव न्यूज़। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा परी चौक से है। चौधरी शौकत अली चेची, जो कि किसानों की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं, किसानों के हक को लेकर लगातार संघर्ष करते रहते हैं। चौधरी शौकत अली चेची किसान एकता संघ को छोड़कर एक बार फिर उन्हें भारतीय किसान यूनियन बलराज संगठन में शामिल हुए हैं और इससे पहले भी ये 2 बार भारतीय किसान यूनियन बलराज में रह चुके हैं। और यदि इनके कैरियर की बात की जाए तो ये कई किसान संगठनों में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उत्तर प्रदेश के प्रभारी और यहाँ तक कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे पदों को ये सुशोभित कर चुके हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। शौकत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। अच्छा शौकत भाई, ये बताइए, आपने जो ये संघर्ष का रास्ता चुना, सबसे पहले आप गरीब राज पार्टी में रहे, उसके बाद में फिर किसानों की जो आवाज़ है उसको लेकर आप जो राजनीतिक पार्टी है किसानों की रूप में मानी जाती है, राष्ट्रीय लोकदल में भी शामिल रहे, फिर समाजवादी पार्टी में रहे। इसके साथ ही आप जो किसानों के संगठन हैं, हालांकि गौतम बुद्ध नगर में जो किसानों की समस्या हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ है। भूमि अधिग्रहण को लेकर, आबादी को लेकर बहुत यहाँ किसान जूझता रहा है। तो जो किसान संगठन हैं उनमें आप कई में, जैसे किसान एकता संघ है, भारतीय किसान यूनियन भानु है, या भारतीय किसान यूनियन पथिक है, या भारतीय किसान यूनियन अम्बावता है। इसके अलावा जो भारतीय किसान यूनियन बलराज, यानी जो यहाँ के जो तमाम संगठन हैं उनमें आप आते रहे, जाते रहे हैं और किसानों की आवाज़ को बुलंद करते रहे। अब किसान एकता संघ में आप पिछली बार रहे थे और हाल ही में आपने किसान एकता संघ को छोड़ा है और फिर भारतीय किसान यूनियन बलराज में आपकी तीसरी पारी है। तो पहला सवाल ये आता है कि आखिर आप ये किसान संगठनों को कैसे बदलते हैं? आपका जो मोह है वो भंग कैसे हो जाता है? क्या आपका कहना है? एक पलटी मार शब्द आता है तो क्या कहेंगे? अभी तक जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, उनको पलटी मार कहा जाता था, तो क्या कहेंगे आप? वैसे आपने संगठन तो सारे ही गिना दिए, अब संगठन का तो मैं नाम क्या ले लूँ। वैसे शुरुआत किसान संगठन की मेरी भानु से हुई थी और फिर बलराज संगठन बना तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष रहा, फिर किसान एकता संघ में चला गया, फिर वापसी बलराज में आया, फिर पथिक में आया, फिर उसके बाद मैं अम्बावता में गया, फिर अम्बावता छोड़ किसान एकता संघ में पहुंच गया, अब बलराज में गया। देखिए, ये है एक विचारधारा की लड़ाई। जहाँ विचारधारा मेल नहीं खाती मैं वो संगठन छोड़ देता हूँ। लेकिन तीसरी बार जो मैं बलराज संगठन में गया हूँ तो बलराज संगठन कहीं ना कहीं मुझे सभी संगठनों से एक अच्छा विचारधारा उसकी लगी। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी हैं वो रिटायर फौजी हैं और किसान के बेटे हैं, खुद किसान हैं, तो उनके अंदर मुझे कहीं ना कहीं एक किसान, गरीब, मजदूर, असहाय की एक हमदर्दी नज़र आई। उनकी विचारधारा जो मैंने देखी वो विचारधारा कहीं ना कहीं मानवता की तरफ जाती है और संवैधानिक अधिकार की तरफ जाती है। इस वजह से मैं तीसरी बार किसान एकता संघ को छोड़कर बलराज में शामिल हुआ। सवाल बड़ा गंभीर है, आपने पलटी मार की बात की है, तो देखो नीतीश जी तो लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं तो कोई ना कोई तो पलटी मार होना चाहिए। अब नीतीश जी तो देखो राजनेता हैं, उन्होंने तो सत्ता का भोग लेना है, पावर लेनी है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है। लेकिन मेरे जैसा जो व्यक्ति होता है, जो खुद किसान का बेटा है, खुद किसान अपने हाथों से खेती करता है, वो किसान और मजदूर, असहाय गरीबों के दर्द को समझता है, तो उसे कोई लोभ लालच नहीं है। केवल लोभ लालच ये है कि सभी को संवैधानिक अधिकार मिले और ख़ासकर किसानों को, जिसको भगवान का स्वरूप कहा गया है, अन्नदाता के नाम से वो जाना जाता है और जो भारत की एक रीढ़ है और भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इस कारण से मैं ये संगठन छोड़ देता हूँ और तीसरी बार जो बलराज संगठन में मैंने अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई है बड़े सम्मान तरीका से,
से, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी बलराज भाटी जी ने घर पे आकर के मुझे जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया था और मेरी काफ़ी उन्होंने सराहना की थी। दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ जोड़ देता हूँ कि वो मेरे रिलेशन में भी हैं, मैं उनको रिश्तेदार मानता हूँ, वो मुझे दिल से रिश्तेदार मानते हैं। तो उसके कई सारे बिंदु हैं जो कि सभी बातें कहना उचित नहीं है। अच्छा, तीसरी पारी आपकी भारतीय किसान यूनियन बलराज में शुरू हो गई है, इससे पहले भी आप 2 बार रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो विचारों की लड़ाई है, तो ये जो विचारों की जो आप बात कर रहे हैं, आखिर कब तक टिकेंगे आप ये भारतीय किसान यूनियन बलराज में? देखिए, आगा तो किसने देखा है कि जब आपने एक इतिहास सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने बाली को पाताल भेजा था और मुनिवर ने पूछा था कि भगवान अब क्या होगा, इनको सफलता हासिल होगी या नहीं होगी, तो उन्होंने कहा था कि ये तो भाई आगे आने वाला समय ही बताएगा। तो टिकना न टिकना तो ये तो एक अलग विषय है, लेकिन विचारधारा चलती रहेंगी और मुझे ऐसा विश्वास है कि शायद बलराज संगठन में मैं आखिरी पारी तक बना रहूँगा, ऐसा मेरा भरोसा है। क्योंकि जितने सारे संगठन मैंने देखे हैं सबकी मैंने विचारधाराएं देख ली और कहीं बेहतर मैंने सबसे ज़्यादा बलराज संगठन को माना है। तो कुछ ना कुछ सोच समझ के तो मैं तीसरी बार आया हूँ। लोभ लालच मुझे है नहीं, सम्मान की बात होती है और स्वाभिमान की बात होती है। जब दोनों चीज़ें मिलती रहेंगी तो फिर आदमी इधर उधर नहीं भटकता है। अभी जैसे कि वो आम आदमी पार्टी से भाग गए भाजपा में बहुत सारे सांसद, तो उनको तो अपना निजी स्वार्थ है, उन्होंने अपने घोटाले बचाने हैं इस तरीक़े से। तो मैं तो न था घोटाले हैं, मैं तो गरीब किसान मजदूर का बेटा हूँ, छोटे से किसान का बेटा हूँ, खुद छोटा सा किसान हूँ। तो मेरे पास में तो ना घोटाला है, ना कोई मील चल रहे हैं, ना कुछ नहीं है। मेहनत मजदूरी करता हूँ, अन्नदाता कहलाता हूँ और लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात रखता हूँ। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन बलराज में जो यहाँ गौतम बुद्ध नगर में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनगिनत समस्याएं हैं। पिछले कई जो महीने क्या कई सालों से लेकर यहाँ पर विभिन्न मुद्दों या समस्याओं को लेकर यहाँ के जो किसान संगठन हैं वो आंदोलन करते रहे हैं। तो इस बार जो भारतीय किसान यूनियन बलराज है उसमें क्या कुछ मुद्दे चल रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच हैं और जो सरकार से आप किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर आर पार की लड़ाई के मुंड में हैं? देखिए, आर पार की लड़ाई तो जारी रहेगी। सफलता मिलना या नहीं मिलना वो अलग विषय है, वो भविष्य में छुपा हुआ है। अभी फ़िलहाल आपने भी एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें एनपीसीएल को लेकर के हमने एक ज्ञापन दिया था। फिर उसमें हमारी मीटिंग हुई थी, चाहे वो सुबोध त्यागी जी हैं और अन्य बहुत सारे सीनियर अधिकारी थे। उनमें कुछ बातों पर सहमति बनी। उन्होंने माना कि भी हमारी तरफ से गलती है, चाहे स्मार्ट मीटर की बात हो, चाहे उसमें प्रीपेड वाला मामला हो, चाहे उसमें नए कनेक्शन की बात हो, चाहे जहां अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, मकान कदीमी बने हुए हैं, उनमें लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो बहुत सारे हमारे इशू रहे हैं और उसमें कुछ 20 या 25 दिन का समय दिया गया था और उसमें हमारी कहीं ना कहीं वो वार्ता सफल रही थी। अब आगे आने वाला समय देखा जाएगा कि भाई क्या होना है। फिलहाल तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीमार चल रहे हैं और वो फोर्टिज में इस टाइम पे एडमिट हैं। जैसे ही वो ठीक होंगे आगे की रणनीति हमारी तैयार रहेगी। किसानों के हक अधिकार की, गरीब मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी और सभी संगठन इन लड़ाइयों को लड़ते रहते हैं। सबका अपना अपना एक रास्ता, अलग अलग नज़रिया होता है कौन किस तरीक़ा से लड़ता है। लेकिन माननीय बलराज भाटी जी जो फौजी हैं, और फौजी को तो आप जानते ही हैं कितने बड़े देशभक्त होते हैं, खुद किसान के बेटे हैं, उनकी लड़ाई थोड़ी अलग होती है। और वो जहां बलराज संगठन का झंडा गड़ जाता है वो समस्याएं तो कहीं ना कहीं अपने मुकाम तक पहुंचती हैं, कुछ रह जाती हैं, कुछ पूरी हो जाती हैं, फिर आगे की रणनीति तैयार की जाती है। तो ये जंग जारी रहेगी, चाहे गौतम बुद्ध नगर का मामला हो या उत्तर प्रदेश का हो या फिर पूरे देश का हो। यानी किसानों के साथ में जो आम जनता है वो बिजली जैसी जो समस्याएं हैं उनसे सबसे ज़्यादा त्रस्त है और इसी मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन बलराज है वो प्रमुखता से काम कर रही है। बिल्कुल प्रमुखता से काम कर रही हैं। उसमें हमारी 9 शर्तें दी थी, हमने 9 बिंदु दिए थे कि भाई 9 बिंदुओं पर जो है एनपीसीएल अमल करे और अमल नहीं करेगी तो हमारा शांति प्रिय धरना आंदोलन
पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, जहाँ जहाँ भी हमारा बलराज संगठन काम कर रहा है सब जगह जो है धरना दिया जाएगा। और जो भी तानाशाही एनपीसीएल की चल रही है, एक प्राइवेट कंपनी, चाहे यूपीपीसीएल की बात करें, वो भी तानाशाही दिखा रही है, वो उन सबको जो है लेकर के ये मुद्दे हमारे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। और अगर ये मुद्दे अगर हल नहीं होते हैं तो फिर संसद की तरफ भी कूच किया जाएगा। ये हमारी कई सारी रणनीतियाँ ऐसी तैयार होती, लेकिन अकस्मात जो है माननीय बलराज भाटी जी के एक परिवार में उनके बहने थे, वो उनकी ट्रेजरी हो गई थी कैंसर के कारण। फिर अचानक में कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं जब गनीमत होती है, तो उनको भी वो बीमारी की तरफ से घेरा गया है और वो फिर जो है हॉस्पिटल में जा कर के भर्ती हो गए। और जैसे ही उनको रिलीफ मिलेगा, स्वस्थ होकर के जैसे बाहर निकलेंगे, मैं कामना करता हूं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी बहुत जल्द स्वस्थ होकर के बाहर आएँ और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएं और इस तानाशाही सरकार की आंखें खोलें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और बहुत जल्द हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी हॉस्पिटल से ठीक होकर के बाहर आएंगे और आगे की रणनीति एकदम तैयार की जाएगी। अच्छा, बिजली की समस्याओं के अलावा जो अब फसल की जो कटाई है उसका समय चल रहा है, और ख़ासकर जो गेहूं की फसल है वो कट भी रही है और कुछ कट भी चुकी है, और इसमें जो किसान हैं वो गेहूं की फसल को लेकर जो तैयार हो गई है उसको बेचने के लिए मंडियों में भी जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो सरकार जो दावा कर रही है, जो सरकार ने जो समर्थन मूल्य तय किया है, उसके अनुसार सब कुछ ठीक चल रहा है? बहुत ही आपका गंभीर बिंदु है। देखिए, पिछली साल का जो एमएसपी था 2425 रुपये था, अब की बार 2585 रख दिया। लेकिन बरसात जब हुई फसल पकी फसल पे तो कुछ फसलें जो है लेट भी हुई, नुकसान काफ़ी हुआ। लेकिन ये जो तानाशाही सरकार है, इसकी घोषणाएं और वादे सब खोखले होते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, और मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ, मेरी गेहूँ जो है पिछली साल तो 2400 रुपये में बिक गई थी, अब की बार जो है 2200 के आसपास में मेरी फसल बिकी है, जिसमें जो है 5 किलो कुंटल का मॉइस्चर काटा गया और बड़े नाक मुंह चढ़ाए गए। व्यापारी हो चाहे आड़ती हो, और सरकारी कांटों पे तो कोई नाम मात्र का कुछ था ही नहीं, सब ड्रामा हुआ। उत्तर प्रदेश में ढोल बजाया जाता है कि भी 6500 के करीब सरकारी केंद्र हैं जिन पर ज़बरदस्त तोल चल रही है, किसानों का भला किया जा रहा है, किसानों की आय दोगुनी की जा रही है। लेकिन थोता चना और भाजा घना वाली बात है। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो लगभग जो है 2000 के आसपास में सरकारी केंद्र हैं जिन पे एमएसपी पे तुलाई होती है, लेकिन वहाँ भी ढाक पे तीन पात है, कुछ नहीं है। लगभग 14 से 15% के करीब सरकारी कांटे पर तुलाई होती है, बाकी सारी जो है व्यापारी औने पौने दामों में बेचता है। अब इन्होंने आकर के एक ड्रामा बनाया कि भाई 15 जून तक जो है सरकारी कांटों पे तुलाई होगी। जो 70% के करीब किसान की फसल तो मंडी में पहुंच गई या उसके घर पहुंच गई, तो 30% में कौन खरीदारी कर रहा है, क्या है? जिनके बड़े बड़े संसाधन होते हैं, जिनके बड़ी बड़ी खेतियां होती हैं, वो अपने माल को वो पहले ही उठा करके बेच चुके थे। तो ये थोता चना और बाजे गना ढोल वाली बात है, कहीं कुछ भी नहीं है। और इस तरीक़ा की जो बातें हैं, या केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, ये किसानों के लिए एक मैं कहूँ कि दमनकारी नीति अपना करके किसान को कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेल देती है। अंधभक्तों के बारे में तो मैं कहूँगा क्या, क्योंकि उन्होंने तो वो तो अंधभक्त है, उन्होंने रात को दिखता नहीं, दिन को दिखता नहीं। मेरा कहने का मतलब ये उल्लू की तरह है वे, कि रात में जो है उल्लू सो जाता है और दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता, तो उनके लिए 24 घंटे अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन सबसे ज़्यादा दमनकारी जो नीति अपनाई जा रही है, सबसे ज़्यादा जो दुखी है भारत का किसान इस बीजेपी सरकार में दुखी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इनके जो घोषणाएं वादे हो जाते हैं उन पर ये खरा नहीं उतरते हैं। कि जब 70% के करीब किसान की फसल मंडी या घर तक पहुँच चुकी है, 30% खेत में है, तो उसमें कौन सा ये ढोल बजा रहे हैं कि भाई हम किसानों की सारी शर्तें मान ली हैं, अब बिगर शर्त के जो है सरकारी कांटों पे तुलाई होगी, 15 दिन में पेमेंट हो जाएगी, ये है वो सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं। कोई दम नहीं है कि जितना किसान इस सरकार में, फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, जितना किसान इस सरकार में दुखी हुआ शायद किसी सरकार में नहीं हुआ हो। सम्मान निधि के नाम पर अपमान निधि दी जा रही है, चाहे आवारा पशुओं की बात हो। महंगाई के दौर पर देखा जाए तो इतनी महंगाई हो गई है कि किसान की जो लागत है वो दुगनी हो गई, आय उसकी आधी हो गई।
और अंधभक्तों को तो मुझे ऐसा लग रहा डीजल पेट्रोल जो है शायद 50 रुपये में मिल रहा है, और जो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है उनको शायद 100 रुपये में मिल रहा है, चाहे डीजल पेट्रोल की बात करें, रसोई गैस की बात करें, आदि जितनी भी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अंधभक्तों को समझनी चाहिए। मैं भाजपा की नीतियों से सहमत नहीं हूँ। अच्छा शौकत भाई, मिडिल ईस्ट में तनाव को लेकर गैस की जो है और पेट्रोल डीजल की लेकर जो कई तरह की खबरें आई, और यदि हम राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो जो अमेरिका है वो भारत का दोस्त होने का दम भरता है, लेकिन ये भी देखा गया कि जो भारत के जो लोग हैं उनको किस तरह से बेड़ियों में जकड़ कर भेजा। और आज एक जो बयान है, जो खबर है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है, आज भारत और एक दूसरे जो बड़ा देश है दुनिया का, उसको नर्क जैसी बात कही गई है। तो इससे क्या जो हम भारत के लोग हैं उनकी भावना आहत नहीं हुई है? देखिए, बहुत ही आपने गंभीर बिंदु किया, क्योंकि आप जैसे पत्रकार, जैसे इलियास भाई जैसे पत्रकार ही इन सवालों को पूछ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। आपने गैस की भी इसमें बात करी है। मैं सीना ठोक कर के कहता हूं कि मेरे जो परिचित हैं बहुत सारे लोग, गैस का सिलेंडर 5-5 हज़ार रुपये में भी नहीं मिला था, और उसका कारण था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गलत नीतियां, उसके कारण ये सब हुआ था। आपने ट्रंप की बात करी, तो वो ट्रंप किसी के दोस्त नहीं है, उनको केवल जो है अपना स्वार्थ भाता है। और भारत के लिए जो है ट्रंप साहब ने ये कहा है, जबकि भावनाएं आहत नहीं हुई। जो बुद्धिजीवी हैं उनको खून के आंसू रो रहे हैं, और मेरे जैसा तो आग बबूला है। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी मुझे पावर दे दें तो मैं शायद ट्रंप को जा कर के वहीं ठोकने की कोशिश करूंगा, चाहे भले ही मैं मारा जाऊं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी कोई किसी ने हमला भी किया, जन कौन से देश का वो यंग आया था, पकड़ लिया, लेकिन ट्रंप साहब सुरक्षित रहे। तो ट्रंप साहब क्या कहूँ, मैं तो एक बेवकूफ़ आदमी कहूँगा कि वहाँ की जनता ने क्यों ऐसे आदमी को बैठा दिया। कि देखिए, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वो एक पिता के समान होता है देश के लिए, उसके लिए सब बराबर होते हैं। और वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जनता खुद नाराज़ है कि अमेरिका की जनता ही ट्रंप से, कि हमारे भारतीयों को, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी 56 इंच का सीना हमारे भारतवासियों पे दिखाते हैं, विपक्षियों पे दिखाते हैं, लेकिन ट्रंप के लिए कुछ नहीं बोला। और वो नरक जैसी बातें कह रहा, जबकि हमारा भारत पवित्र देश है। हमारे भारत की जो भूमि है वो वीरों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। हमारे भारत में जो है महिला शक्ति को 9 रूपों में देवी की तरह पूजा जाता है, देवी के रूप में, त्योहारों के रूप में पूजा जाता है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, जबकि मोदी जी जो 56 इंच का सीना है, उस 56 इंच के सीने को दिखाएं और उससे ये कहें। जबकि मैं ईरान के लिए धन्यवाद करता हूं कि ईरान ने ये कहा है कि पहले जा कर के देखें भारत के लोगों को, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, भारत के लोग मानवतावादी हैं। लेकिन मोदी जी के मुंह से या कोई बड़ा नेता भाजपा के, उसके मुंह से नहीं निकला। लेकिन विपक्ष का अगर कोई कह देगा तो उसके लिए तो लाइन लग जाती है और गोदी मीडिया में हल्ला मच जाता है, तो सब कान दबाए बैठे हुए हैं। कारण तो कुछ ना कुछ तो है कि इस वजह से जो है मोदी जी दबे हुए हैं और उनको जो है लाल लाल आंख नहीं दिखा रहे ट्रंप को। आखिर ट्रंप है क्या भाई? ट्रंप की अगर मैं बात करूं, ठीक है वो शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन उसकी जनसंख्या तो 35 करोड़ के करीब है और भारत की जनसंख्या 145 करोड़ के करीब है। तो हम तो मुट्ठी भर भर कर रेत ले जाएंगे वहाँ को जहाज में बैठ बैठ करके, ट्रंप जैसे इनको तो जब दबा देंगे पता नहीं चलेगा। तो आखिर कुछ ना कुछ तो कारण है। आप जैसे पत्रकारों से, मैं बुद्धिजीवियों से अपील करूँगा कि इस चीज़ को खोजें, आखिर मोदी जी की पूंछ जो है कहाँ दबी हुई है। कि पश्चिम बंगाल में जा कर के तो एक महिला है जो कि देशभक्त हैं, अपर कास्टें आती हैं और महिला का सम्मान बीजेपी में बहुत ज़्यादा होता कहीं, और उसे हराने के लिए पूरी भाजपा लॉबी वहाँ लगी हुई है। और ट्रंप के बयान से उनको कोई आपत्ति नहीं है। कभी कहीं मीट खवाते हैं कि यहाँ मीट खाएंगे, यहाँ इस तरीक़ा की मीट ले करके आएंगे, कहीं कहते हैं यहाँ मीट नहीं बिकेगी, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान। ये कोई राजनेताओं के लॉजिक नहीं है, ये तो एक समाज के धर्म गुरुओं के लॉजिक होते हैं। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है या जब चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, उनका काम होता है बेरोजगारी ख़त्म करना, महंगाई ख़त्म करना, मानवता को आगे बढ़ाना, लोगों को रोज़गार देना,
और जो लोगों की जो सोच है, विचारधारा है, उनकी जो व्यूज है, तरक्की की जो उनकी एक चैरिटी होती है, उस पर काम करना, तो ये काम नहीं है। हमारे माननीय मोदी जी तो पूरे 24 घंटे तो चुनाव प्रचार में मशगूल रहते हैं, पार्टियां के विधायक सांसदों को तोड़ तोड़ कर अपनी पार्टियों में शामिल कर रहे हैं, विदेश घूमते हैं, ये जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। कुल मिलाकर बात ये है कि विदेश नीति भी फेल है, देश की तरक्की के लिए जो संसाधन होने चाहिए, जो आगे की कोई नीति बनानी चाहिए, वो भी सब फेल हैं। और हमारे देश से सभी पड़ोसी मुल्क नाराज़ हैं, कोई हमारा दोस्त नज़र नहीं आता। और एक ईरान हमारा बहुत पुराना मित्र, दोस्त था, घनिष्ठ था। जब 1971 की संधि के वक्त भी जो है कि ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ था, लेकिन मोदी जी जाकर के इजराइल से गले मिल रहे हैं। ये कहीं ना कुछ तो है, चाहे स्टीम फाइल की बात करें या फिर कोई और अडानी वगैरह का कोई घोटाला दब रहा, कुछ ना कुछ तो कारण है। तो आप जैसे पत्रकार बुद्धिजीवी इस चीज़ को खोज करके जनता के बीच में लाने की कृपा करें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और अपील करता हूँ। अच्छा, राजनीतिक सवाल, पश्चिमी बंगाल का जो चुनाव है वो बड़ा सुर्खियों में है, किस नज़रिए से देखते? देखिए, अगर वहाँ ईवीएम का खेल नहीं हुआ तो ममता बनर्जी हारने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया था और मैं दोबारा जिक्र करता हूँ कि वो महिला शक्ति के 9 स्वरूप हैं ममता जी में। अपर कास्ट से आती हैं और एक देशभक्त महिला हैं, और वहाँ की जनता कहीं ना कहीं मुझे समझदार नज़र आती है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो बीजेपी वहाँ नहीं जीतेगी ईमानदारी से। तो बेईमानी से कुछ भी कर ले, उन्होंने बहुत सारे वोट भी काटे हैं। और ये भी कमाल की बात है कि जो वहाँ बीएलओ लगे हुए थे, जो वो अधिकारी लेवल पे जो वोट काट रहे थे और वोट जोड़ रहे थे, उनके वोट भी गायब कर दिए। तो ये गड़बड़ तो हो सकती है, नहीं बाकी ईमानदारी से तो बीजेपी वहाँ नहीं जीतने वाली है। और अगर खेल ये भी है कि वहाँ एक परसेप्शन का सवाल जो है बीजेपी मान करके चल रही है कि हमें बंगाल जीतना है, ताकि जो है हम 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में जीत सकें और हम अपने आप को ये कह सकें कि भाई हम ही देशभक्त हैं, बाकी तो विपक्ष हो या विरोधी वोटर हों वो सब देशद्रोही हैं और उनको कोई ज्ञान नहीं है। स्वागत भाई, किसान संगठनों के अलावा आप राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं, और जो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसमें आप पिछड़ा वर्ग के उत्तर प्रदेश सचिव भी हैं। तो जो वर्ष 2027 का चुनाव है वो सिर पर ही है, चुनाव जनवरी फरवरी मार्च में हो जाएगा, किस नज़रिए से देखते हैं? और आप गौतम बुद्ध नगर से हैं और यहाँ पर जो समीकरण है आपकी जो मुस्लिम जो समाज है उसमें भी अच्छा खासा आपका प्रभाव है, आपकी क्या तैयारी है, खुद की क्या तैयारी है? और दूसरा सवाल ये है कि वर्ष 2027 के चुनाव को आपके किस नज़रिए से देखेंगे? एक ही उसमें 2 सवाल हैं, आपकी क्या तैयारी है और 2027 के चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? बड़ा गहरा बिंदु आपने दिया है और कहीं ना कहीं आप पत्रकारिता की उस लाइन को पकड़ रहे हैं कि मेरे जैसे कम समझदार पैसे कोई ना कोई बात उगलवाना, लेकिन फिर मैं भी उगल ही दूंगा, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है इस तरीक़ा की। कि मैं स्पष्ट कर देता हूं, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपना सही समीकरण बना करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी को रोका जा सकता है। दूसरी चीज़, आपने गौतम बुद्ध नगर की बात करी है। गौतम बुद्ध नगर में तो यहाँ सब जो है ढोल की खाल बजा रहे हैं। एक तो होती है कि भाई खाल का ढोल बजाया जा, लेकिन यहाँ तो उल्टा कर रहे हैं कि ढोल की खाल बजा रहे हैं और गाल बजा रहे हैं। सब अपने आप को जीता हुआ मान रहे हैं, लेकिन समीकरण बड़े उलट हैं और यहाँ बीजेपी कमज़ोर नहीं है, ये भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ। जब तक समीकरण को सही नहीं बैठाया जाएगा तब तक जो है कामयाबी मिलना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर यहाँ की लोकल लीडरशिप जो है अपने आँख कान नाक सब कुछ खोल करके चलेगी तो बीजेपी की 3 सीट यहाँ से हराई जा सकती हैं।
आपने मेरे बारे में बात की है। देखिए मैंने स्पष्ट, मैंने पहले भी कह दिया था, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी से मैं जुड़ा हुआ, उसके कई बिंदु हो सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में आपने लोकदल का जिक्र किया, तो लोकदल तो अब पार्टी रही नहीं किसानों की पार्टी। अब तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही किसानों की पार्टी है मेरी नज़रों में। तो इस वजह से मैं वहाँ जुड़ा हुआ। उनकी सोच बहुत अच्छी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सोच बहुत ही अच्छी है। वो माननीय मुलायम सिंह जी के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जो है वो पटकनी बीजेपी को दे रहे हैं और विपक्ष की सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध नगर में अगर हम जाति की बात करें तो गुर्जर, मुस्लिम और ठाकुर तकरीबन बराबर समान मात्रा में हैं। थोड़ा बहुत कोई ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी कोई कहने लगे कि भाई इतने वो ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रहा सवाल इस चीज़ का कि जैसे SIR हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिमों की वोट ज़्यादा बढ़ेंगी। हो सकता है कि मुस्लिमों की जनसंख्या वोटर के तौर पर पहले नंबर पर चली जाए। उसके कई कारण हैं, लेकिन एक डर का कारण मैं एक बिंदु जोड़ देता हूं कि डर के कारण उन्होंने अपनी वोट बनवाई। कि ऐसा नहीं है कभी योगी जी, मोदी जी तुम्हें जो है विदेश भेज दें, यहाँ से भगा दें कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हो। रही मेरी तैयारी की बात, अगर मैं स्पष्ट कर देता हूँ, अगर मुस्लिमों को यहाँ पे कोई सम्मान जनक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई या उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया, तो हमारी रणनीति चल रही है और मैं उनका नाम नहीं लूँगा। हमारी टीम अंदर काने काम कर रही है। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 2027 में अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे और मैं भी किसी ना किसी सीट से चुनाव लड़ूंगा। अगर हमारी कमेटी ये कहेगी कि भाई आप यहाँ से चुनाव लड़ो तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। और अगर कोई भी पार्टी या पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी सम्मानजनक कोई जिम्मेदारी किसी को देती है तो फिर हम उसमें विचार करेंगे। बाकी तो हमारी रणनीति चल रही है। और आपने जिक्र किया है कि भाई फरवरी मार्च में कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया आ जाएगी, तो तब तक तो हम काफ़ी कुछ हद तक हम कर भी चुके हैं और आगे करने की हमारी रणनीति है। तब तक हम काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। स्पष्ट मेरा कहना ये है। यानी आपका ये कहना है कि जो गौतम बुद्ध नगर का मुस्लिम है वो चुनाव परिणाम को बदलने की कुव्वत रखता है? बिल्कुल रखता है। आप समीकरण देख लीजिए कि चाहे हम धीरेंद्र जी की बात करूं तो क्या धीरेंद्र जी को मुस्लिम वोट नहीं दे रहे? अब इससे पहले जो है हमारे राजकुमार भाटी जी ने चुनाव लड़ा, आप आंकड़े उठा लीजिए, उनको जो वोट दिया ज़्यादा परसेंट में मुस्लिमों ने दिया। नोएडा की अगर हम बात करें, सुनील जी चुनाव लड़ चुके हैं दो तीन बार, उनके आंकड़े उठा करके देख लिए, उनको वोट किसने दिया? मुस्लिमों ने दिया। अब मुस्लिम झंडा भी उठाए, नारे भी लगाए, गाली भी खाए, वोट भी दे, लेकिन नेता उनका है नहीं। तो फिर कब तक भाई जैसे धीरेंद्र जी के साथ में चले गए मुस्लिम, ऐसे ही कहीं ना कहीं बिखर जाएगा, या फिर मुस्लिम अपना कोई ना कोई नुमाइंदा लेकर के आएगा। 1992 में समाजवादी पार्टी बनी, आज तक जो है मुस्लिम कम्युनिटी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर गौतम बुद्ध नगर की बात करें, सबसे ज़्यादा वोटर सपोर्ट किया मुसलमानों ने। तो कब, यानी जो मुस्लिम यदि कैंडिडेट यहाँ लाया जाए तो जो मुस्लिम वोट अपना है वो रह सकता है, एकजुट हो सकता है? बिल्कुल उत्साहित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मुस्लिमों में भी किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि भाई उसी के सहारे आ जाएगा। मुस्लिमों में भी हाई कमान को, यहाँ की लोकल लीडरशिप को ये देखना होगा कि कौन आदमी कहाँ फिट बैठता है, वो क्या उनको एकजुट कर पाएगा या उससे उत्साहित होंगे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। ये दो बिंदु जरूर देखने जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई चाहे बाहर से मुस्लिम ला करके खड़ा कर दें या यहीं से किसी ऐसे मुस्लिम को खड़ा कर दें कि जिसको ABCD की नहीं मालूम है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जागरूक, बुद्धिजीवी और जिसकी हर समाज में पकड़ हो, जो हर समाज में आता जाता हो, उस प्रत्याशी को बनाया जाए या उसको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए कि जिसको जो है हर बिरादरी जानती पहचानती हो, जो सबका सम्मान करता हो, तब मुस्लिम एक साथ जुड़ेगा। ऐसे नहीं जुड़ेगा कि भाई किसी को भी खड़ा कर दिया या किसी को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी। ऐसा नहीं होने वाला है। हर चीज़ का एक समीकरण होता है। बीजेपी को हम गालियां देते हैं, बीजेपी को बुरा भला कहते हैं, को तो बेईमानी करती है, जातिवाद फैलाती है, लेकिन बीजेपी मैं सीना ठोक करके कहता हूँ वो समीकरण बैठाती है। समीकरण के अनुसार वो चुनाव लड़ती है और उसके बाद में उनका वोट शेयर इकट्ठा हो जाता, फिर कहीं ना कहीं EVM में घपला कर देते हैं वो। तो समीकरण बैठाने जरूरी हैं विपक्षी पार्टियों को। बीजेपी को नामुमकिन नहीं है कि भाई इसको हराया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई फ्री में ऐसे ही हरा दिया जाए कि भाई जनता तो इनसे त्रस्त है। क्योंकि लोगों को यही नहीं पता ABCD की कि भाई गैस का सिलेंडर जो है 5,000 रुपये का कौन कौन खरीद रहा है,
या डीजल पेट्रोल जो 50 रुपये का किसको मिल रहा है और 100 रुपये का किसको मिल रहा है। या अगर हम शिक्षा और चिकित्सा की बात करें कि भाई किसी का इलाज जो है 10,000 में हो रहा है तो किसी का जो है 2 रुपया में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई शिक्षा और चिकित्सा प्राप्त करेगा तो बराबर बोझ उस पर भी पड़ रहा है। डीजल पेट्रोल खरीदेगा तो बराबर बोझ उसी पे पड़ रहा है। अगर गैस सिलेंडर खरीदेगा तो बराबर बोझ सभी पे पड़ रहा है। तो वो उन लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए जो अंधभक्त हैं, जो अनजान हैं कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। उन्होंने सत्ता चाहिए और वो सत्ता के पीछे वो कुछ भी कर गुजरते हैं, लोगों को भ्रमित कर देते हैं। और इन्होंने कुर्सी के लिए चाहे इन्होंने विधायक तोड़ने पड़े या सांसद तोड़ने पड़े या लोगों में जाति धर्म की द्वेष भावना फैला दिया। धर्म कोई भी गलत नहीं है, लोगों की मानसिकता गलत है। सभी धर्म पवित्र हैं, अच्छे हैं और सभी धर्मों में सबका सम्मान होता है। मंदिर और मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, सब के अंदर भगवान हैं, अवतार हैं, नबी हैं। वो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो सबका भला चाहते हैं। तो ये लोगों को समझने और सोचने की ज़रूरत है। वो समझना चाहिए कि अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या जो चरम सीमा पर चल रही हैं, इनको कंट्रोल कैसे पाया जा सके और हमारे अधिकार कैसे मिल सकें, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है और हमें मानवतावादी सोच को उत्पन्न करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि हम सभी देशवासी एक दूसरे के सहारे हैं। तिरंगा हमारे भारत की शान, आन बान है और हमारे देश का नाम जो है वर्ल्ड के अंदर ऐसा ही नहीं मिला जाता, क्योंकि हमारा भारत देश जो है अनेक तरह की फुलवारी है और बगिया की तरह खुशबू जो है उसकी तरह तरह की रोशनी बनकर देश के कोने कोने को महका रही है। चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए इस महक को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये महक ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन इसको कम भी ना हो और ये बरकरार रहे। हम सबको जागरूकता, एकता और भाईचारे की ज़रूरत है। शौकत भाई, विजन लाइव ने आप कई मुद्दों पर बात की, किसानों के मुद्दों से लेकर चाहे राजनीतिक मुद्दे हों, अनेक मुद्दों पर बातचीत की। और आप भारतीय किसानों बलराज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश के सचिव के तौर पर आपने कई मुद्दों को बड़े बेबाकी से रखा और उसके लिए बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आशा करता हूं आप जैसे चैनल ही एक मुख्य बिंदु बनकर लोगों के बीच जाते हैं और जो लोगों के ज्वलंत मुद्दे हैं आप उनको उठाते हैं। मैं आशा करता हूं आपका चैनल इसी तरीक़ा से आगे बढ़ता रहे और आप जैसे चैनल भी जो है देश के कोने कोने में फैलें, ताकि जो लोगों की असल समस्याएं हैं, जो उनकी असल चॉइस हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो लोगों के बीच में जाते रहें और सरकार की आंखें खुलती रहें, सरकार तक भी पहुंचते रहें। मैं धन्यवाद करता हूं आपका और आपके चैनल का। तो ये थे चौधरी शौकत अली चेची, जो कि किसानों के मुद्दों के साथ में राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं। हमने इनसे कई मुद्दों पर बातचीत की। किसानों की बात अगर की जाए तो भारतीय किसान यूनियन बलराज का जो स्टैंड है फ़िलहाल वो बिजली की समस्याओं पर बहुत ज़्यादा है और इन्होंने ज्ञापन भी दिया है और इसके साथ ही लगातार ये बिजली के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। और किसानों के मुद्दों के अलावा जो राजनीति की बात है वो भी हमने कई सवाल किए। तो इनका ये साफ कहना है कि जो पश्चिमी बंगाल का जो चुनाव है वो सही मायने में जो भाजपा है उसको लड़ ही नहीं रही है और कई तरह के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल भटकाव की ओर हैं। तो वहाँ जो चुनाव का परिणाम है वो चाहे जो भी हो, लेकिन फ़िलहाल धरातल पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा जो वर्ष 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो इनका ये साफ कहना है कि यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, यदि मजबूती से वो यहाँ चुनाव मैदान में उतरेगा तो भाजपा को हराया जा सकता है। इसी के साथ में गौतम बुद्ध नगर का जो मुद्दा है, जो यहाँ राजनीतिक है, जो स्टैंड है, वो इनका ये साफ कहना है कि यदि यहाँ पर मुस्लिम को कैंडिडेट बनाया जाए तो निश्चित ही यहाँ पर जो चुनाव परिणाम है वो चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।